आप लोग शांति बैठिए। अब पहले तुम दो गो जो नईकी है समझ लो, बाकी लोग भी समझ लो। आज हमने हिस्ट्री के एक चैप्टर तो मैया तुनी के खत्म हो गया, तूने कर दी लेट, तो एक चैप्टर तो हम दिए पढ़ा, पूरे तरह से टेस्ट सब हो गया, ठीक। हाउ है सब्जेक्टिव, तो वो तो पीडीएफ मिलेगा, तो उसमें आप बचे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव के भी पीडीएफ मिल जाएगा। और आप भी महारानी जी नहीं कहाँ गायब थी, भर दिन लकड़ी के बोटा हिलाते रहे, इन्ने सोने होने से इन्ने वहाँ का करी तरह खड़ा होकर रोडवा पर। अच्छा छोड़ो, इसमें भी आप लोगों को मैं 3 क्लास ले चुका हूँ। मौर्य वंश पढ़ा दिया, मगध साम्राज्य पढ़ा दिया, और उसके बाद शुंग वंश भी पढ़ लिए हम लोग, वहां तक पढ़े हुए हैं। आज की जो कहानी है उसके लिए एडवांस में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग हो जाइएगा थोड़ा सा अलर्ट, ठीक। खास करके वो बच्चे जो हिस्ट्री को थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। आज की जो कहानी है वो हमनी के तरफ के है नहीं, ये कहानी आज चलेगा दक्षिण भारत के और महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, दक्कन पठारी इलाका उधर के। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि अभी हमनी के बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। अब बगल में गौ राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हैं योगी जी। इन्हें पश्चिम बंगाल में ममता जी, झारखंड में शायद हेमंत सोरेन। ये सब कोची है, एक राज्य के राजा है, मुख्यमंत्री है और सब काम कर रहा है। अब जब हम बिहार में पढ़ेंगे नीतीश कुमार को तो वो समझ में आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए काम हो रहा था, हमारे बीच की बात है। लेकिन अब हम तुमको उत्तर प्रदेश के पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा तुमको पार करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो तुमसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन दोनों का समय एक ही है। जब बिहार में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं उसी टाइम उत्तर प्रदेश में योगी जी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, ठीक। तो जैसे हमारे पास मगध वंश था, मगध साम्राज्य, जब हमारे पास मौर्य वंश था, नंद वंश था, या जब हमारे पास शुंग वंश था, उसी दौरान दक्षिण भारत में अलग अलग वंशों ने राज किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना है, जो जिनका हमसे कोई रिलेशन मुख्य रूप से है नहीं, क्योंकि हम लोग आते हैं उत्तर भारत में और आज हम पढ़ने वाले कहाँ हैं? दक्षिण भारत में। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके माथा पर में है, पार कर जाए। तो पार कर जाए तो उसका उपाय बाद में है। कुछ ऐसे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को, हम तो 12th को पढ़ा नहीं रहे हैं, मेरा तो 12th प्लस में कॉम्पिटिटिव है, तो हम सब पॉइंट पकड़ते हैं। तो आज जो पकड़ा है सो पकड़ा है, जो नहीं पकड़ाएगा तो ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, और जिसको सिर्फ 12th में नंबर उठाना है वो उतना पर काम करे। जिसको आगे का अपना बेस मजबूत करना है, इतिहास को मजबूत करना है, वो बाद में अपना बुक पढ़ते रहे, दिक्कत हो तो हमसे पूछे क्लास के बाद, ताकि बढ़िया से बता पाएँ। ऐसे क्लास चलते हुए पूछ सकते हैं, क्लास से बाद पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज हमारा पहला जो है, देखिए आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। शुंग वंश पढ़े और उसके बाद भारत में कोई भारतीय राजा उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। और अगर हम लोग देखो तो जब से तुमको नंद वंश था उसी दौरान से विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि उसी वंश के टाइम पर सिकंदर यहाँ पे आक्रमण किया था। कुछ तुम लोग के मैया होगा कहे कि पीछे के छूटल है तो कहानी नहीं पकड़ाएगा। कहानी तुम लोग पकड़ना कल से, कल एक नया टॉपिक शुरू होगा, इसी चैप्टर का है लेकिन वो कहानी अलग है। तो आज वाला हो सकता है थोड़ा सा ऊपर में है, गैप मर जाए, और कल बंद है तो पकड़ना तो नहीं, परसों से है, ठीक। तो उस टाइम पे यूनानी लोग यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे, जैसे सिकंदर हो गया, सेल्यूकस निकेटर हो गया। और जब जब ये लोग आक्रमण किए हैं तो यहाँ पे इतने शक्तिशाली राजा हुए कि इन आक्रमणों को रोका। लेकिन जैसे ही शक्तिशाली राजा का यहाँ पे अभाव हुआ मगध में, तो अलग अलग लोगों का यहाँ पे अटैक होना शुरू हो गया। यहाँ पे वही हिंदी यूनानी वो लोग आए, हिंदी यूनानी थे कौन बताते हैं। जैसे सिकंदर आया ना, तो मान लो यहाँ से तो भारत पे कब्जा कर नहीं पाया था, यहाँ से लौट गया, लेकिन भारत के उस तरफ जैसे सिंध है, पाकिस्तान वाला इलाका है, बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, इन जगहों पे वो कब्जा कर चुका था और वहाँ पे उसका साम्राज्य था।
वही लोग जब इधर आक्रमण किए तो आधा हिस्सा वो हिंद में है, मूल रूप से वो थे कहाँ के, यूनान के, तो उनको क्या कहा जाता था, हिंद यूनानी। तो उन लोगों ने भी भारत पे आक्रमण किया। बाद में जब शुंग वंश ये सब खत्म होगा तो आक्रमण करेगा। फिर शक और पल्लव वंश, जिसको पार्थियन वंश भी कहते हैं, ये भी वही तरफ से आया है, ईरान इराक के तरफ से, तो इसने आक्रमण किया। फिर कुषाण वंश, तो ये कुछ नए नए राजा हैं जो मगध पे आक्रमण करेंगे। आक्रमण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब योग्य शासक नहीं है, तो ये लोग अपना सत्ता स्थापित यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत है तो बोलो। कहानी शुरू नहीं किए हैं, अभी पृष्ठभूमि बता रहे हैं। अब ये कहानी पाओ, माया है ने देखो, ठीक हो, रात के केक गड़बड़ाइल है ने देखो। तो देखिए, जब मगध साम्राज्य था, जब नंद वंश था, मौर्य वंश था या शुंग वंश था, तब भी यहाँ पे ईरान के तरफ से और मकदुनिया यूनान के तरफ से भारत पर, मगध पर आक्रमण होते रहता था। लेकिन यहाँ के राजा शक्तिशाली था, इन लोगों के रोक के रखा हुआ था, इन लोगों को सफल नहीं होने दे रहा था। युद्ध हो रहा था, हार जा रहा था। जिसे सेल्यूकस निकेटर लड़ा मारा और बेटी से बियाह किया, और दहेज में 4 गो जगह ले लिया। कौन कौन जगह था, कुछ हले, अफगानिस्तान हले, अफगानिस्तान हले, काबुल, कंधार, एगो कौन था, ठीक। तो 4 जगह के दहेज में भी लिया, बदले में थमा दिया कौची 500 हाथी की लेके तू जो, और बेटी के रख लिया, मेगास्थनीज के रख लिया कि रह तो नहीं हमरे ही, ठीक। तो ऐसे राजा थे जो इनको रोक के रखते थे, ठीक। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो भारत को तो वो नहीं जीत पाया, लेकिन अफगानिस्तान के तरफ वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसी को यवन वंश कहते हैं, यवन साम्राज्य या फिर यूनानी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये सब अभी हम तुमको बता दिए। भारत पर इन लोगों ने बार बार आक्रमण किया है, ठीक। लेकिन जब जब आक्रमण किया तब तक कोई ना कोई शक्तिशाली राजा था और इसको रोक लिया, भगा दिया। लेकिन अगर आप अग्निमित्र के बाद की बात करें, हाँ, शुंग वंश में पहले पुष्यमित्र शुंग, दूसरा अग्निमित्र, इन दोनों के बाद की बात करें तो उतना इंपॉर्टेंट राजा मिलता नहीं है। आया कण्व वंश। कण्व वंश में कौन, वासुदेव, एगो खाली नाम ही है, वसुदेव, वासुदेव ना वसुदेव, ठीक। वासु अलग है, एक राजा है वसुदेव, एक राजा है वासुदेव, दोनों अलग अलग है। एक है उदयन, एक है उदयन, ये दोनों राजा अलग अलग है। तो इतिहास में से कई सारे नाम मिलेंगे जो एक ही जैसा है। इतिहास में तुमको अगला दिन जो टॉपिक पढ़ाएंगे उनमें 2 गो और चंद्रगुप्त मिलेगा। एक चंद्रगुप्त तुम लोगों को हम पढ़ा दिए, तो चंद्रगुप्त इतिहास में 3 गो, एगो चंद्रगुप्त मौर्य, एगो चंद्रगुप्त प्रथम, एगो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुछ नाम जो है वो सेम रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति है अलग अलग। तो वसुदेव कण्व वंश में आया, वो उतना बढ़िया काम नहीं कर पाया। जैसे ही देखा ये सब अफगानिस्तान से बैठल बैठल कि भारत पड़ गया है कमजोर, तक कर दिया इधर में मगध पर आक्रमण। और आक्रमण करने वाले राजा का नाम है, अभी पढ़ी तरह, डेमेट्रियस प्रथम, इसको एक और नाम से जानते हैं, दमित्र। और इसका एक सेनापति हुआ करता था, इसके सेनापति का नाम है मिनांडर, जो बाद में राजा भी बनेगा। इसको मिलिंद नाम से भी जानते हैं। ये 2 बात समझ में आई। जब मगध के राजा कमजोर हो गया तो यूनान के जो यवन वंश था उसने भारत पे आक्रमण किया। आक्रमण करने वाले राजा में सबसे इंपॉर्टेंट है डेमेट्रियस प्रथम, जिसको दमित्र के नाम से जानते हैं, और इसका सेनापति मिनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से जानते हैं, ठीक। तो जब डेमेट्रियस के काम खत्म होगा तब कौन आ जाता है, उसका सेनापति मिनांडर। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, क्या कि हम पहले दिन बताए हैं तुम लोगों को, इतिहास को बिना सोर्स के हम पढ़वे नहीं करते हैं। हमको हर बात के लिए चाहिए सबूत। तो सबूत है एक पुस्तक, पुस्तक के नाम है मिलिंद पन्हो। 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है तुमको ये मिनांडर कहो चाहे मिलिंद कहो, और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है नागसेन, ठीक। नागसेन बौद्ध धर्म में भिक्षुक हुआ करता था, बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा, जिस हमने के धर्म में कैसे पंडित जी होते हैं, बड़े बड़े प्रेमानंद बाबा,
राधा 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 राधा, ठीक 4 बार नाम ले ली, कुछ आज वाला पाप कट गया के बीच बीच में कहा नाम लेते रहे के चाहे राधा 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 राधा, ठीक ना। तो जैसे ये है वैसे ही बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़े भिक्षुक हुआ करते थे जिनका नाम था नागसेन। तो नागसेन की मुलाकात हुई किससे? मीनांडर से। आई दोनों बैठ के लगा बतियाए। राजा कौन है? मीनांडर, और वो एक भिक्षु। अब वो लगा नागसेन मीनांडर को पूरा बौद्ध धर्म के बारे में समझाने, और उस चीज का मीनांडर के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि अगले क्षण वो कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और उसी दोनों के बात को, नागसेन और मीनांडर की बात को एक किताब में लिखा हुआ है जिसको नागसेन ने लिखा है। किताब का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद क्यों नाम है? क्योंकि इसी का नाम क्या था? मिलिंद था। मीनांडर कहो चाहे मिलिंद कहो, दोनों एक ही नाम है। हमारा रजवा कहो चाहे राजा का चाहे पगला कहो, एक के बात है। हाँ एक के बात है। आप पागल के 3 खून माफ रहा है, ठीक, तू एक के गो है, मतलब तोरा मारला के बाद तोर बाबुओं के मर्डर कर सक ही हम, एगो भाइयों के ले सक ही, एगो के छोड़ देवो कि वंशज जारी रहे। 3 खून माफ रही होकर, ठीक, हम पागल ही। तो ये समझ में है जी। तो मीनांडर एक कौन से धर्म को मानता था? किस किताब से जानकारी मिलती है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो कौन लिखा है? कौन लिखा? हाँ नागसेन। मिलिंद पन्हो किस धर्म का किताब होगा? क्योंकि लिखने वाला कौन है? एक नागसेन बौद्धिस्ट व्यक्ति, तो बौद्ध धर्म के किताब है, ये तुमको बता दिए। उसके बाद देखो इसका काम खत्म, हिंद यूनानी राजा के काम खत्म। अब आएगा दूसरा। 3 टॉपिक दिए थे मैं, एक हिंद था, एक इंडो ग्रीक वाला होगा, एक और लास्ट में कुषाण था। अब दूसरा कौन आता है? तो उसका नाम है इंडो ग्रीक, ठीक। ये आक्रमण किया, इसमें कौन है? एक मिनट, आगे पीछे तो ना हो रहे हैं, नहीं। इंडो ग्रीक के आक्रमण जो हुआ, ये सब राजा आया, सब कहाँ के हैं? क्या भारत के है? यूनान के है। अब मान लो हम यहाँ से भारत से कहें अमेरिका, तो अमेरिका जाके का हम कपड़ापन बदल लेंगे? कपड़वा तो वही पहनेंगे, भाषा वही बोलेंगे, लिखेंगे उसी ही, रहनमा तो सब बिहारे वाला रहेगा। कोई के बोलेंगे अरे कहाँ रहे, बोलिए तो भाई, है ना भैया। हमने कितनों कोशिश करती हो कि आप पूर्णतः शुद्ध हिंदी बोल पाती हो, उनमें मगहिया घुसाइए देते हैं, ओकरा में अंग्रेजियों घुसा देते हैं, ठीक। कहने का मतलब है कि जब हम कहीं जाते हैं तो जिस जगह से हम जाते हैं उसका अंश भी लेकर के जाते हैं, और वहाँ के लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ तो राजे कहाँ के हैं? यूनान के हैं। मानता है बौद्ध धर्म, राजा कहाँ के हैं? यूनान के। तो जब यहाँ आएगा तब बोलेगा यूनान वाला भाषा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा, लिखना पढ़ना सब कोची में? यूनान में। तो यहाँ पे कौन सी सभ्यता का विस्तार होगा? क्यों हुआ? क्योंकि राजा ही यूनान के है। तो जो वो कर रहा है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अंग्रेज आया, धोती कुर्ता की जगह हमने की देके चल गया, वहीं रहना हुआ था ना, हमने धोती कुर्ता छोड़ते, दुनिया बदल दे ले अपन ना। धोती कुर्ता पहन के तुम बियाह करे जाती हल, पढ़ावे कह लेती हल हम। आगे देखो, तो जब ये लोग आए तो अपनी सभ्यता का विस्तार किए, उसी का नाम है हेलोनिस्टिक या यूनानी सभ्यता कहो। यानी जब राजा आया तो वहाँ की सभ्यता भी साथ में आई, और इसी के बाद हमनी के भारत में एगो नया कला का विकास होता है, गंधार कला। ये आगे आप लोग पढ़िएगा। अरे मूर्ति सब जो बनता था ना, तो 2 गो पढ़ाएंगे, एगो गंधार है, एक और है। उन दोनों के बारे में पढ़ाएंगे कि इसमें मूर्ति उर्ति कैसे बनता था। बुद्ध भगवान के कई सारा तुमको जो है वो मिल जाएगा थी मूर्ति इस कला में, जिसे एक अलग पहचान होती है। अब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या कोई किसी और कोचिंग में जा रहे हैं तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा, पढ़ाइया सेम ही होगा लेकिन पढ़ाने के तरीका में अंतर होगा। वैसे ही मूर्ति बनता है तो रहेगा तो मूर्ति है लेकिन उसका डिजाइन अलग रहेगा। अब देखो ओ कर तो हम जाके एकदम गहराई में न पढ़ ले कि कौन सा कला में बनाया हुआ है। कुछ तस्वीर हम आप लोगों को दिखाएंगे। एक है तुमको गंधार कला, एक और है नंबर नहीं हमारा याद आ रहा है, दुए को नाम ही है ये है
है ना ना, वो में होगा आगे, चैप्टर में आगे है, हमको नाम अभी नहीं याद रहा, कंफ्यूजन में है। चलो इधर देखो, उसका देखो इसने और क्या काम किया, इसने पहली बार सिक्का चलाना शुरू किया। सिक्का, पहले सिक्का न चला ले, तो इन लोगों ने शुरू किया क्या चीज चलाना, सिक्का। सिक्का कौन चीज का होता था, सोना के, और उस पे चित्र भी होता था, राजा के, किसी देवी के, ये सब चीजों का चित्र। ऐसे ही हम हड़प्पा सभ्यता में भी देखें, लेकिन वो सभ्यता तो खत्म हो गया है। तो नए वाले सभ्यता में सिक्के चलाने की शुरुआत कहाँ से हुआ, यवनों ने ही किया। ये लोग जो है मिनांडर वगैरह, उन लोगों ने शुरू किया। और जब ये लोग खत्म हुए तो उसके बाद आए कौन, शक लोग, ठीक ना। शक दूगो होगा है, होगा ना, है कि बड़ा हमारे पर शक करी थे, उस शक नहीं, ये अलग एगो वंशज चल रहा था, एक में राजा होता था, ठीक। कहाँ से आया था, ईरान से। तो ईरान से आया तुमको शक वंश, सब हम मुंह में खाली ताक रहा है। एक में सबसे इंपॉर्टेंट राजा है रुद्रदामन। बाकी राजा के बारे में तुमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, जो अपने जीवन में बढ़िया काम नहीं करता है, बेहतरीन नहीं करता है, दुनिया से अलग नहीं करता है, इतिहास उसको याद नहीं रखता है। तो इसमें जो कुछ अच्छा काम किया वो कौन था, रुद्रदामन। तो इसको हमको पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। तो शक वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा रुद्रदामन। शासनकाल ब्रैकेट में तुमको लिखा हुआ है, ये इसका शासनकाल था। और इसने कुछ काम किया, क्या काम किया, पहला देखो ये दूगो से भीड़ा। इसके बाद रुद्रदामन के बाद नया जो वंशज आएगा वो कौन है, कुषाण। शक के बाद कौन आया है, तो कुषाण का बाद में आया था। जब रुद्रदामन था उसी टाइम से वो लोग आ रहा था, लेकिन रुद्रदामन उनका मार मार के खदेड़ दे रहा था। जब रुद्रदामन मर जाएगा तब कोई बढ़िया राजा नहीं है, तो ये लोग आ जाएगा। तो रुद्रदामन के दो जगह लड़ाई चला, एक कुषाणों से और दूसरा सातवाहनों से। इस सातवाहन कौन था, ये वंश है एगो सातवाहन वंश। जैसे तूने पढ़ी ना, मौर्य वंश है, हर्यक वंश है, नंद वंश है, शुंग वंश है, वैसे एक और वंश है सातवाहन वंश। और ये था नीचे महाराष्ट्र के तरफ। अभी उसी के बारे में पढ़ाएंगे, पहले खत्म हो जाए तब उसको बताएंगे, ठीक ना। हो सकता है कुछ बातें आप लोगों को शुरू हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नाम आ रहा है वो आपके जीवन में पहला, हमारे जीवन में नहीं, हमें तो पते है। लेकिन जब हम वो बात याद करें जब हम पहली बार पढ़े थे, तब मास्टर साहब हम कहे कि कौची कौची मास्टरवा बह कही थी, कखनी जते क्लासवा में से जा हाली तक हाँ जान बच लो। लेकिन जब 3 बार 4 बार 5 बार पढ़े, वो कहानी दिमाग में घुसा, तो अब उसको पढ़ने में बताने में मजा आता है। तो आप लोगों को फिलहाल उसी कैटेगरी में होंगे, ठीक। भीतरे भीतरे हमको गलिया भी रहे होंगे कि कखनी ले बकर बकर करत, लेकिन हमको तो टॉपिक खत्म करना है। अब सुनो, तो रुद्रदामन के बारे में क्या बात याद रखना है। पहला वो कुषाणों से लड़ा, दूसरा सातवाहन वंश से लड़ा, नीचे अपन साम्राज्य को फैलाने के लिए। एक और काम किया, मौर्य काल के टाइम पर एगो झील बनाया गया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। समय के साथ सब लड़की शांति, समय के साथ टूट फूट जाता है, तो सुदर्शन झील टूट गया था, तो उसको मरम्मत करवाया दोबारा कौन, रुद्रदामन। ये तूने कि हम 7वें क्लास में पढ़ाए थे, याद कर, याद कर, जो 6 साल पीछे, ठीक। अब बोले थे कि आ गया तो अलू ने एक चीज और किया, इसने संस्कृत भाषा का विकास करवाया। कहा जाता है कि पहला यही राजा है जिसने संस्कृत में अपना अभिलेख लिखवाया। जूनागढ़ में मिला है वो अभिलेख। अब एक बार हमको बताइए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में था, हम लिपि पूछी थी, प्राकृत भाषा था, लिपि ब्राह्मी था। कहीं कहीं खरोष्टी भी मिला है, अर्मेनियाई भाषा भी मिला है, लेकिन मुख्य रूप न मौर्य न बताए हैं, मुख्य रूप से कौन मिला है, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा। बिहार के पटना में एक भी अभिलेख नहीं मिला है। यही सब बात आप लोगों को याद। तुम लोग मैया पहले जिसके पास किताब नहीं है, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप लोग पहले बुक खरीदिए और 1 घंटा घरे मेरा पढ़ाया और बुक पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो
वीडियो देखिए, वो भी समझ में ना रहे तो फिर आके पूछिए। और अगर तब पर भी समझ में ना रहे तो कहूँ बनी ना, कहूँ ऐसे कील निकलल देखिए और काम में जाके अपन माथा ऐसे ठोक दीजिए। सारे समस्या का समाधान एक ही बार में, समस्या खत्म। समझ गए? कुछ दिन वो लमाई आने दो, फिर करना हल्ला। रुद्र दामन खत्म तो शक वंश भी खत्म, और शक वंश के बाद आ गया कौन? पल्लव वंश। इसी को हम कहते हैं पार्थियन वंश। ये भी कहां से आया था? ईरान से। और शक भी कहां से आए थे? ठीक है। अब मिलिंद कहां से आया था? हाँ, मिनांडर था यूनान के, ठीक, लेकिन रहता था कहाँ? अफगानिस्तान वाला इलाका में, यवन वंश। तो यहाँ पे आ गया ईरान से। और पल्लव वंश में सबसे बढ़िया अगर कोई राजा हुआ जिसके बारे में सब कोई जानता भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो यही है, गोंडो फर्निज। ठीक, गोंडो फर्निज के बारे में बस इतने तुमको जानना है। और एक बात और जानना है, जब गोंडो फर्निज था ना, तो उसी टाइम पहला ईसाई व्यक्ति भारत में आया। हमने तो मानते हैं कि जब अंग्रेज आया, वास्को डी गामा आया, तब आया, लेकिन उसके पहले भी यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग आए थे। उसमें एक व्यक्ति का नाम है संत थॉमस। देखो यहाँ नाम होगा, संत थॉमस। कौन था? ईसाई धर्म के गुरु, एगो पंडित जी। ठीक, और किसके टाइम पे भारत आया था? जब पल्लव वंश का राजा था कौन? गोंडो फर्निज। तो उसी के शासन काल में भारत आया था। ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि गोंडो फर्निज के समय कौन भारत आया था? संत थॉमस। या पूछेगा संत थॉमस किसके शासन काल में भारत आया था? और इसका टाइम माना जाता है वही पहली ईस्वी, पहली शताब्दी जो है ना, वही इसका टाइम भी माना जाता है, उसी दौरान ये आया था। उसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं, वो खत्म। एकरा बाद आ गया कौन? कुषाण वंश। ये थोड़ा सा तुनी के लिए इम्पोर्टेंट है, काहे कि एकरा में एगो राजा हुआ है और करवाया है बौद्ध संगीति, इसलिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। नहीं मैया आन रहा का नाम तो बोल ही रहे, तूने समझ ही ना रही, तो हम क्या करें? कुषाण। अब सुनो, हमरो तो तरवा दी थे, सब निरसर बना के धर देते ना। देख, तो पल्लव वंश खत्म, इसके जगह कौन आया? कुषाण वंश। ये कहाँ से आया था? तो मध्य एशिया से। बताओ कन्ने से? जने से ग्राहवा में अलहोल हो ननबुट्टा, चंगेज खान। हाँ, जन्ने से आर्य लोग आए थे, ठीक, ऋग्वैदिक काल में। उधरे से कौन आया था? ये कुषाण। ठीक, किस कबीले के थे? यूची कबीले। ठीक, वो इम्पोर्टेंट ना है, बस कुषाण वंश तुमको इम्पोर्टेंट है। अब देखो, कुषाण वंश बट गया दो भाग में। हमने के दूसर का याद रखना है। पहला खाली नाम जान लो, उसका नाम का है कदफिसस वंश, और दूसरा है कनिष्क वंश। कुषाण में इसे मानो, ये लड़की दो गो मान लो कि राजा हुआ। एक हुआ कदफिसस, तो उसका वंशज चला। उसके बाद आया तुमको कौन? कनिष्क। यही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी भूल जाओ। अभी तक में जो पढ़ी है मिनांडर के बाद, तो मिनांडर एगो तुमको याद रखना है, मिलिंद पन्हो याद रखना है, उसके लेखक नागसेन याद रखना है। एग्जाम लगी, नॉलेज लगी तो पूरा याद रख सकते हैं। और उसके बाद सीधे तुम किसको याद रखो? कनिष्क को। हम कनिष्क को क्यों याद रखें? तो उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कर दिया है इसने? क्या किया कि करने गया, ये देखो, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई। यही भारत में अंतिम रह गया। बौद्ध संगीति में होता क्या था? दुनिया भर के जो भी बौद्ध भिक्षु हैं बड़े बड़े, उन सभी लोगों को बुलाया जाता था, पूरा बड़ा आयोजन होता था, नई नई बौद्ध किताबों की रचनाएं होती थी। तो इसी के लिए ये बौद्ध संगीति बुलवाया था। कहाँ? अब बताओ, जब ये बौद्ध संगीति बुलवाया है, तो बताओ कनिष्क कौन धर्म मानता था? हो गया, ठीक। तो यह है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। राजा कब बना था? 78 ईस्वी में। और जब ये राजा बना था, उसी टाइम से एगो नया कैलेंडर चला है, उसका नाम है शक संवत। समझ गई? हिंदू धर्म में एगो कैलेंडर चलता है, विक्रम संवत और शक संवत। तुनी वाला में कौन वाला है मैया? तुनी के कैलेंडर
अरे कैलेंडर के तुनी के नाम है कोची हिजरा, कुछ ऐसी नाम है हिजरा था तुनी ना, वो अलग होता है, कुछ नाम है तुनी वाला के हम भूल रहे हैं। मुसलमान में जो कैलेंडर है ना उसका दूसरा नाम है, जिसे ये सनातन में चलता है शक या विक्रम संवत, और उसी तुमुला में हिजारे इसे कुछ करके है, हमको याद ना रहा है। ठीक, तो जो भी हो, तो ये 78 ईस्वी में राजा बना। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कनिष्क राजा कब बना था, 78 ईस्वी में। और क्या बनेगा, कनिष्क किस वंश के राजा था, तो कुषाण वंश के राजा था। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, कनिष्क के। या पूछेगा कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, चौथी। कहाँ हुई, समझ गए, इतना ही इससे तुमको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। इसी के टाइम पे या पूछ देगा शक संवत की शुरुआत इसी के, जिस दिन ये सिंहासन में बैठा उसी दिन से माना जाता है। अरे कैलेंडर होगा है, जैसे अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हिंदी में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक। तो जो हम लोग चैत बैसाख बोलते हैं उसका कैलेंडर अलग है, जनवरी फरवरी के कैलेंडर अलग है। और वो लोग में तुनी के बताए थे 12 गो महीना 11th में, लेकिन नम्मा टेढ़ा टेढ़ा मतलब उर्दू फारसी अरबी भाषा में है तो हमने से याद ना होता है, तो उसका अलग है। सप्ताह के नाम उस सब में अलग है, साल उस सब में कम दिन के होता है, हमने से वो लगता है 360 दिन बताए थे कि होता है। ग्रेगोरियन में 65 या 66 दिन होता है। 11th में भी पढ़ा रहे मैया, तो रिवीजन हो रहा है। 11th में पढ़ी है ना कि 11th से पढ़ल जा है, यह तो मिस्टेक कर देती है सब। फिर एक और मिस्टेक की आर से पढ़ल जा है, लिया कि यहाँ खड़े कर पूछ कौन हले कुशान काहे ला हले तू, हम ऊ कर ले हम याद रखी। आगे देखिए ना, हम जब पढ़ते रहे ना ये, तो हम ये बात सोचा ही बार बार, कल ना बतलू मियाँ कि कौन बैल के नाती है जो नहीं कहा है कि आर्ट्स न पढ़ल जाए, तो पगले के नाती समझ, ठीक, आर्ट्स न पढ़ल जाए। अरे पढ़ तो पता चलतो का है, दिमाग खराब हो जतो, इहे में भुला जाबे कन्ने कुषाण हले, कन्ने हिंद यूनानी हले, या कन्ने मिनांडर हले कि मिलिंद हले कि दामित्र हले कि कौन कौन हले, उहे में रह जेबे गोल गोल नाचे तो भूल भुलैया में। तो इजी चीज नहीं है, ठीक, लोग इसको इजी में ले लेता है कि आर्ट्स से पढ़ल जाए, साइंस या बाकी सब्जेक्ट से कम नहीं है अगर पढ़ना चाहो तब। तो ये वाला बात तुमको याद रखना है, ठीक। इसी टाइम पे एक चीज और हो गया था, बौद्ध धर्म टूट गया था, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा का जो जन्म हुआ वो चौथी बौद्ध संगति में हुआ। कुषाण वंश में अंतिम राजा जो हुआ शक्तिशाली में देख लो, अभी कुछ देर पहले हम क्या बोले थे, वसुदेव, अभी क्या है कौची के अंतर है, बस ये पाई के, वसुदेव तक कन्नौ वंश, अब पाई खाली लग गया तो कुषाण वंश, तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा कुषाण वंश खत्म। अब चलिए हमने कहाँ पूरे कहानी को रिसेट मारिए। अब आ जाइए थोड़ा सा अलग, इधर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन, ये भारत के नक्शा है। तो अब कितना बड़का करिए, अब इनमें अलग अलग राज्य के नाम है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इनमें से हो गए कौन है, झारखंड, बिहार, सिक्किम, क्या लिखल है, हाँ भैया। तो पश्चिम बंगाल के कौन सी कहल जा है, तो वेस्ट बंगाल अंग्रेजी में कहेंगे, पागल कहीं के कहीं के सुटा रहा। तो वो जगह है, हमें मैं पीला लगा है ना कि समझो अब कहाँ पढ़ रहे हैं। अब तक जो हमने पढ़े ना मियाँ, वो हम लोग पढ़े थे मुख्य रूप से इस इलाके के बारे में, समझ गई। और अब जो हम तुमको पढ़ाने वाले हैं उसको दो हिस्सा में, एक पढ़ाएंगे हम तुमको इधर और एक पढ़ाएंगे तुमको हम इधर। तो जो दक्कन के राज्य है वो यहाँ पे है। अब थोड़ा सा दिमाग कर लो शांत।
ठीक, शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ओम नमः शिवाय। राधे राधे। खत्म। अब चलो थोड़ा सा हम लोग पीछे, जब मौर्य वंश था या जब मगध का उदय हो रहा था, तो जिस टाइम पे इन्हें मगध साम्राज्य बन रहा था, उसी टाइम पे इधर नए नए साम्राज्य आ रहे थे और उसी टाइम इधर भी कुछ नया नया साम्राज्य उद्भव हो रहा था, नए नए साम्राज्यों का। ठीक, अब जानिए कौन। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन है। जब मौर्य वंश था उसी टाइम पे था सतवाहन वंश, लेकिन मौर्य वंश कहाँ है? यहाँ पर। और सतवाहन वंश कहाँ है? यहाँ नीचे। महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो इलाका है ना, उधर नाम आएगा, यहाँ राज्य डालल है, आएगा जखनी देख लेना। देखो महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो एने चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ही सब, एने सतवाहन वंश में कुछ नहीं, तो सतकर्णी के नाम याद रखो, राजा के नाम है। अब ये तो इतिहास में घुसबे कैले भी, तो ऐसा नाम तू न। अभी यहाँ तक कहता कि कौन आदमी केकरा 400 के अंगूठी दिल, तो अंगूठी मना कर दिल कि तोर अंगूठी न लेबो, हम तोरा से ज्यादा बड़का पद पे है। ऐसने ऐसने आता अभी बियाह के बारे में पढ़े ला बाकी ये हो अगला चैप्टर में, तो हम बीच बीच में रिफ्रेश कर रहे हैं, तू नहीं कहेगी गड़बड़ो मत। तो देखो, तो जिस टाइम पे मौर्य वंश, उसी टाइम पे सतवाहन वंश का भी उदय हुआ। और जब यहाँ पे कण्व वंश आ गया था यहाँ पर, तो उस टाइम पे सतवाहन वंश शक्तिशाली था और कण्व वंश को क्या किया? वो हरा दिया और अपना सत्ता स्थापित किया। और इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो पुराण पढ़ो, कुछ अभिलेख मिले हैं और कुछ सिक्के मिले जहाँ से हम इसके बारे में जानते हैं। शासन इनका कहाँ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आज के जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे। सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी का उनका नाम है प्रतिष्ठान, इसको पैठन भी कहा जाता है। तो ये उनकी राजधानी है, समझ गए? कैसे गिरि ब्रिज या राजगीर कहते हैं, वैसे ही। अब देखो, सतवाहन में जो पहला राजा के नाम आता है हमनी के जानकारी में, हो सकता है उसके पहले भी राजा रहा हो, लेकिन जहां से हमनी के जानकारी मिलता है, तो पहला राजा कौन था? सिमुक। उसके बाद जो राजा है वो कमजोर थे, लड़ नहीं पाए और सत्ता को कहीं ना कहीं खो दिए। और बाद में एगो राजा है जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये कहानी को समझो। जैसे हम पहला राजा हुआ, हमने सतवाहन वंश की स्थापना कर दी और हमारा बेटा पोता ओखानी नकारा हो गया। ठीक, तो एक ऐसा कोई ओकरा उठा के पटक दिया और कर लिया कब्जा। लेकिन ओकर बाल बुतरू में से कोई हो गया योग, तो वो इसको धर के दिया लथार और फिर से अपन सत्ता को बना। समझ गई? तो वही कहानी चला था। तो सतवाहन वंश के पुनर्स्थापना कौन किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सतवाहन वंश में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई राजा है तो वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। यहाँ से एक चीज और पता चलता है, इस तरफ के जो लोग हैं वो माँ को ज्यादा वैल्यू देते थे। देखो नाम किसका है? माँ का है। अपने पिता के साथ नाम नहीं जोड़ रहे हैं, माँ का नाम जोड़ रहे हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यहाँ समझ सकते हो कि इनके साम्राज्य में, इनके संस्कृति में माँ का महत्व कितना था कि राजा अपने माँ के नाम को जोड़ के चलता था। शासनकाल इसका 106 से 130 ईस्वी तक। ठीक, सातकर्णी ने शक वंश में एगो राजा था जिसका नाम है नहपान, उसको हराया और हरा करके उधर के इलाका पे कब्जा कर लिया, बन गया उधर के मालिक। चाहे प्रतिष्ठान के मालिक कहो चाहे पश्चिम काल, वहां के राजा बन गया। हराया किसको? नहपान नाम के राजा को। ठीक, उसके बाद इस वंश में एक और नाम आता है, उसका नाम है हई। वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, नाम याद करित रहुए में।
घूसलरा, पुलुमाई। ठीक, तब पुलुमाई ये दूसरा इंपॉर्टेंट राजा। तो सातवाहन वंश में 3 गो राजा याद रखना है। शुरू में मिला सिमुक, उसके बाद पुनर्स्थापना करने वाला गौतमीपुत्र सातकर्णी, और उसके बाद एक और योग शासक में आ जाता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई। ठीक, इसके बाद इसमें कोई और बढ़िया राजा नहीं आता है। तो तुमको बता ही दिए कि ये लोग अपने नाम के साथ माता जी के नाम जोड़ते थे। उसके बाद इन लोगों ने काम क्या किया, तो जो भूमि दान में मिलता है वो शुरू कौन किया था, यही सातवाहन लोग शुरू किए थे। ठीक, हाँ मैया पंडित जी सबके दान नहीं मिला है, चाहे हमरा ही सेना ये सब काम करता था अधिकारी, तो उसको भूमि दे दिया कि ले भूमि ले और हमरा ही काम का मतलब अधिकारी के रूप में जो भी है वेतन न दे करके भूमि। तो वो शुरुआत किया था। सातवाहन वंश खत्म और उसके जगह कौन आ गया, इच्छावुक वंश। ये सब छोटा छोटा वंश है, ये 30 लगे आया, हमने के सिलेबस बढ़ा के धर दिया। कितना बढ़िया था, शुंग वंश के बाद काम खत्म हो जाता, सीधे समुद्रगुप्त से पढ़ते, गुप्त वंश में जो कल हम लोगों को अगले क्लास में पढ़ना है उसको पढ़ते। अभी भुटनी आ गया है। और अगर तुमको किसी से डिबेट करना है, किसी को सवालों में फंसाना है, तो मौर्य वंश के बारे में सब जानता है, नंद वंश सब जानता है, हर्यक वंश सब जानता है। उसको अगर कन्फ्यूजियाना है तो लेके चलाओ तू कहाँ, दक्षिण भारत में, क्योंकि उसको दक्षिण भारत इधर के है नहीं, एग्जाम में भी उतना इंपॉर्टेंट रहता है नहीं, कंपटीटिव में जाओ तो है, और छोटे छोटे राज्य हैं तो लोग उतना ध्यान नहीं देता है। वहीं जाकर होगा, वहाँ होगा फांस, वहाँ होगा गड़बड़, और गड़बड़ जैसे होगा वो जाएगा हाँस, और तू जाएगा उनमें से निकल। समझ गए। अब देखो सातवाहन के समय इधर उड़ीसा, कलिंग, चेदी राजवंश, याद है कलिंग 261 ईसा पूर्व। तो जिस टाइम पे कहीं के बता दे कि मौर्य वंश के टाइम पे ही कौन था, सातवाहन वंश। तो इधर मौर्य वंश, इधर मौर्य वंश, इधर सातवाहन वंश, और यहाँ कलिंग वंश। तीनों का टाइम एक ही है। जब इधर मौर्य वंश विकसित हो रहा था तो यहाँ पे सातवाहन वंश, और उसी टाइम पे यहाँ पे कलिंग के तो अशोक जी जे हाल कर लथिन, तो आप लोगों को पते है। ठीक, कूट कूट मारे, तो ऐबे न करबे तो कहाँ से पता रहता हो। अगर पूछे कि ये खारवेल किस वंश का राजा था, तो चेदी वंश के राजा था। तो उनमें आउ राजा ना था, तो आउ राजा ना आता है। तो मौर्य वंश में कि खाली में चंद्रगुप्त मौर्य हल आउ ना आता है। तो हम टाइम में आगे न बढ़ चुके हैं। तो खारवेल कौन से धर्म को मानता था, जैन धर्म को। ठीक, इंपॉर्टेंट राजा में आता है। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे वो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है उदयगिरी। उसी पहाड़ में कुछ गुफा और कुछ अभिलेख मिले हैं, वहीं से इन सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेक्चर सुनले रहो, इसलिए कि आगे जब पढ़ें तो आपको याद रहे कि कोई एगो मास्टरवा पढ़ाया था 2026 में। कहानी याद रहेगा, नाम भूल जाओगे लेकिन कहानी याद रहेगा। इसीलिए हम गहराई से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये सब हम हटा देते सीधे, खाली वही पढ़ाते जो एग्जाम के लिए जरूरी है। लेकिन आगे एक दिन एक से भीड़ नहीं है तो एक राउंड आगे हो जाए, है ना, पता तो चले कि में ताकत कितना है। तना अगला बार तैयारी में रहेंगे, मारेंगे 2 पटका एक के होना ठुपरे से खींच के। हैं युद्ध हो रहा है ना हमरा में सिलेबस में, तो सिलेबस में हमें युद्ध है, तो पहले ओकर नाप लेते हैं। कौन विपिन जैसन? तो विपिन हमारे स्टूडेंट ना है, वो हमारा नियर बोलेगा, हम ओकर नियर कैसे बोलेंगे? ओकर पहले हम बोला हली, तो हम बोलबे ना करते, तू सुनबे कैसे? आगे तो कने। अब आइए इधर नीचे हाई वाला इलाका, 3 को बताए थे ना, एक ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 गो था। इन्हें मौर्य वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, कलिंग, हेन्ने आ जाएगा तुमको 3 गो, 31 में 3 गो। चेर वंश केरल में, चोल वंश इधरे कोरोमंडल है वहाँ, अब पांडे वंश तमिलनाडु, यानी 2 गो राज्य में है। जो थोड़ा 2 गो दिख रहा है ना, इतने गो हरियर का, इतने में 3 गो। तीनों अपने में भिड़त रहता था।
साम्राज्य विस्तार के लिए। वो ओकर बाप के मार रहा है तो वो ओकर बाप के मार रहा है। अब उतना अंदर हम गए नहीं है, कहानी यहाँ तक है कि मान लो ई वंश के राजा है ना, तो ई वंश के राजा ई वंश वाला के मार दिया, तो एकर बेटवा एकरा मार देगा, तो फिर एकर बेटवा एकरा मारेगा, तो फिर एकर खानदानी लड़ाई चल रहा है दादे परदादे से कि तोर दादा हमारे बाप के मारलो हल, हम तोरा मारबो, चल रहा है। तो ये 3 गो वंश सटले सटले और एक दूसरे के बीच आपसी संघर्ष चल रहा है। लड़ाई किस लिए? अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। जानकारी कहाँ से? तो तमिल में कई सारे किताब लिखाए हैं, तो उन किताबों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, इनका जो टाइम है वो कहा जाता है महापाषाण कालीन। अब महापाषाण कालीन का है वो हम बताएंगे तुमको लास्ट में। आगे देखिए, इन लोगों का जो साम्राज्य था, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, चाहे तुम इधर भी आ जाओ, तो हम तुम्हें के बताएंगे कि शुरुआत में कबीला था, कबीला के सरदार होता था, धीरे धीरे वही सरदार बड़ा होते गया और फिर राजतंत्र का रूप ले लिया, वंशानुगत हो गया। तो यहाँ भी साम्राज्य कैसे शुरू हुआ था? कबीला के सरदार से। सरदार जनता द्वारा चुने जाते थे और जो कबीले के लोग देते थे भेंट में, नजराना में, वही उनका आय होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गया वो हो गया वंशानुगत। और जो सरदार तंत्र था वो कौन सा रूप ले लिया? राजतंत्र। राजा के बेटा राजा। क्या शुरुआत में ऐसे था? नहीं था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और इस तरह की चीजें हो गई। ठीक, याद रखना है तो चेरो वंश में अगर कोई राजा का नाम याद रख सकती हो तो ये है उदयन जेरल। अब देख कै गो नाम अगली, एगो उदयन, एगो उदयन आ एगो उदयन, 3 गो है, तीनों अलग अलग है। उहे में ऐसे ऐसे माथा हुआ अभी तरह के कौन कौन में हल है, उदयन, उदयन और उदयन। तो ये किसको याद रहेगा? जो बार बार किताब को अपन देखते रहेगा, तो किताब पढ़ जाएगा तो दिमाग में फोटो याद रहेगा कि कौन नमो कहाँ था तो कौन वंश में होगा। समझ गई? चोल वंश में अगर याद रखना है तो उस राजा का नाम है करिकाल। ओकर गोरवा करिया था, जोरल, इसीलिए उसका नाम क्या था? करिकाल था। ठीक, और उसके बाद पांडे वंश में नाम याद रखना है तो ये नाम याद रखो मुट्टू कुडुमी। पूरा नाम ही है पलसलाई मुट्टू कुडमी। तो कोई एगो नाम यहाँ से तुम याद रख सकती हो। अभी देखो मैप में अगर तुम देखोगे तो बताओ ये सब कौची है मैया? ये नीचे ये सब कौची है? पानी है, सागर है। तो इसका अपना सेना तो यहाँ स्थल पे है, ये है, साथ ही साथ ये नौ सेना भी रखे हुए, क्योंकि समुद्र के किनारे, तो नौ सेना भी था। और ये लोग के व्यापार विदेशों से भी होता था, समुद्री मार्ग से। और आगे चल के देखो तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आता है, कहाँ आता है? यहाँ आता है केरल में, कालीकट। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से समुद्री व्यापार बहुत पहले से ही होते आ रहा था। ये लोग जब थे चेरो और चोल आई पांडे नमो सके उसने है, ये सबके टाइम पर, समझ गई? तो सबके पास अपना नौसेना भी था, अब बाकी तो स्थल सेना ये सब ही था। इनकम कहाँ से? तो वही टैक्स। और दूसरा कहाँ से? व्यापार। ठीक, व्यापार समुद्री मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। उस टाइम के नामी बाजार व्यापार के केंद्र वही ये पुहार, कावेरीपत्तनम। जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ये किताब है, इस किताब से उसकी जानकारी मिलती है। कावेरी बैसाखी में कहाँ लिखल है? विशाखापत्तनम है। अरे मैया देख, पत्तनम काहे डालल है? जो बंदरगाह होता है ना उसको हम पतन बोलते हैं। विशाखापट्टनम फिल्म कहाँ है? फिल्म में विशाखापट्टनम शहर है कि कहाँ जाए थे? तो हिरौआ गांव से जाए विशाखापट्टनम। तो एगो फिल्म ना है, औसन हजारों है। अब अंतिम है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। एगो किताब मिला है। किताब किसका है? किसी को नहीं पता। किताब के नाम है ये, और उतना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना? हम खाली लिखा जान बताने के लिए रख दिए हैं। ये किताब है, कोई नाविक लिखा है, कौन है राइटर पता नहीं है, जेकरा में जानकारी मिला है उस टाइम के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। तो उससे हमको पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
होते थे, वस्तु बिकता था, कौन कौन सा बंदरगाह था, कौन कौन व्यापारी के केंद्र था। इसमें अगर याद रखो तो कोई रख सकती है, सूती वस्त्र के लिए उस टाइम पे ये जगह बहुत फेमस था, उदयपुर, उदयपुर है, उदयपुर। ठीक। समाज में वही जातिवाद था, वर्गीकरण हो चुका था। पूजा पाठ में ब्राह्मण भी थे, मूर्ति पूजा, मंदिर, ये सब उस टाइम के भर भर के मिला है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म के भी साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। जो संगम साहित्य पढ़ोगे उस टाइम के किताबें, तो उसमें इन सब की चर्चा मिलती, यानी ये सब चीज समाज में था। समाज वर्गों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुल, जो भी शूद्र जो होता है वो बंटा हुआ था। एक रह गया तुमको ये सतवाहन वंश के महाप्राचीन कालीन। तो देखो इसमें होता क्या था, उस टाइम पे लोग जो हैं वो पत्थर के समाधि बनाते थे। हाँ, समाधि बनाना देखला है, समाधि ना जानती है? अच्छा ठीक, एकदम अच्छा ठीक, थोड़ा मार के आप पैक करके धर देते हो, वो बोली समाधि। समाधि में इसे होता है ना, देखो जाके है तो उसको समाधि ना कहते। समाधि में होता है कि जैसे हम तप करने गए, कहीं पहाड़ में गए और वहीं पे अपना, तो कहते हैं कि समाधि ले लिए। जल समाधि होता है, यानी जल के अंदर जाके, ऐसे तो उसमें प्राण भी त्याग दिया जाता है, लेकिन लोग तपस्या में लगे रहते हैं, तो कहता है जल समाधि ले लिया। तो पत्थरों में, ठीक। और लोहा के बारे में भी ये लोग जानते थे, लोहा के बारे में तो पहले ही से जान रहे हैं, 900 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में हम जान ही गए हैं। तो ये सब चीज, तो ये जो दफन करने की जो प्रथा थी ना पत्थरों में, उसी को क्या कहा जाता है? महापाषाण संस्कृति। अब ये वो अलग चीज है, हम शॉर्ट में खाली यहाँ बताए हैं, इंपॉर्टेंट होता ना है ना मैया, थोड़ा मिलेगा तो हम पी के लिख ली है। तो आज के क्लास में इतना ही था। सबसे पहले शांति रहिए, आप लोगों को बता दूं ये चैप्टर थोड़ा सा, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा ऊपर वाला था। मेन जो तुमको अब मजे वाला आने वाला है, ऐसे नाम तो वो सब में नहीं सुना होगा, सब कहीं इतिहास पढ़े से लेने देने न है, लेकिन थोड़ा सा इजी है। हमारे तरफ यहाँ जाएंगे फिर से, ठीक ना? तो कल बंद, परसों हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। वंश, उसमें एक राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो कई सारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त। ठीक, हाँ। तो मिलते हैं हम लोग मंडे को।